बोलो, स्टार्ट करें आज की क्लास। चलो भाई देखो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, कंस्ट्रूइंग एन ऑडिट प्रोग्राम, कंस्ट्रूइंग एन ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है ना। याद है आपको ऑडिट प्रोग्राम के बारे में अपन ने क्या क्या डिस्कशन कर लिया था, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, टाइप। हेलो हेलो, है ना। तो है ना, अब अपन कंस्ट्रू कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, समझ लो, ऑडिट प्रोग्राम, है ना। तो चलो देखो क्या बोल रहा है। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। क्या क्या पॉइंट्स माइंड में कैप्ट करने पड़ेंगे, चलो लेट्स सी, है ना। जब आप क्या बना रहे हो, ऑडिट प्रोग्राम, तो किन बातों का ध्यान रखना है ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय। अगर आपको ओवरऑल कंस्ट्रक्शन याद है कि ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या खास बातें होती हैं, क्लर्क्स को या जो असिस्टेंट होते हैं ऑडिट, उनके लिए मेनली बनता है ऑडिट प्रोग्राम बनाते सीनियर हैं, क्लियर है क्या, ठीक है ना। तो है ना, बनाते समय अपने को क्या क्या ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली बात वो ये बोल रहे हैं कि एकदम फैल मत जाना कि 50 चीजें इंक्लूड करने लग गए, बिल्कुल इररिलेवेंट चीजें इंक्लूड करने लग गए। हेलो हेलो हेलो, है ना। तो आपको ना स्कोप में रहना है ना। तो आपको ना स्कोप में रहना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, determine the evidence reasonably available and identify the best evidence for deriving the necessary satisfaction, है ना। क्या बोल रहा है, determine the evidence reasonably available, है ना, and identify the best evidence for deriving the necessary satisfaction। मतलब ऑडिट प्रोग्राम इस तरीके से बनाए कि भैया देखो, एविडेंसेस निकालने तुमको, ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करो तो तुमको क्या मिलेगा, एविडेंस मिलेगा, ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करो तो एविडेंस मिलेगा, ठीक है ना। तो एविडेंस, अब बहुत ध्यान से समझना, एविडेंस बहुत सब्जेक्टिव चीज है। किस चीज को चेक करने के लिए क्या एविडेंस मिलेगा, इसको आप सिर्फ इतना बोल सकते हो कि भैया सैटिस्फैक्ट्री एविडेंस ले लेना। अब जैसे जो रेगुलर चीजें हैं ना, अब जैसे बिल्डिंग है तो रजिस्ट्री देख लेना, समझना रहा, फिजिकल वो देख लेना। अब ये तो ठीक है, बिल्डिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है तो बिल देख लेना, रेंट है तो अग्रीमेंट देख लेना, ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं। लेकिन हर एंटिटी में जा करके ना कुछ तो भी खर्चे, कुछ तो भी इनकम इस तरीके की होगी जिसको आइडेंटिफाई करने में शायद हालत खराब हो जाए, बहुत ही अनयूजुअल, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। कोई केस चल रहा था, कॉम्पनसेशन मिला, अब इसको चेक करो कि कैसे चेक करोगे, पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना। तो आपको बोल रहा है कि भैया देखो, रीजनेबली आपको बेस्ट एविडेंस जो भी अवेलेबल हो उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, अप्लाई ओनली दोज स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स विच आर यूजफुल इन अकम्प्लिशिंग द वेरिफिकेशन पर्पस इन द स्पेसिफिक सिचुएशन। क्या बोल रहा है वो, सिर्फ वो स्टेप्स और प्रोसीजर लगाना विच आर यूजफुल इन अकम्प्लिशिंग द वेरिफिकेशन पर्पस इन द स्पेसिफिक सिचुएशन। मतलब फालतू के प्रोसीजर मत लगाना है, वही है ना कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिटेलिंग मत करो। फिर क्या है, कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, सारी पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर कंसिडर कर लेना, ठीक है ना। और सिक्स्थ वाला पॉइंट क्या है, सॉरी फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स, है ना, टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स, है ना। मतलब अगर मान लो किसी और को भी कुछ करना है तो टाइमिंग सेट कर लो, समझ रहा है। 4 लोग गए तो 4 लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, समझ रहा है। लेकिन अगर मान लो 3 दिन बाद कोई एक एविडेंस पे दोनों को काम करना है तो कोशिश कर लो कि ऐसा कर लो कि दोनों का कोइंसाइड हो जाए, मतलब एक साथ आ जाए,
तो काफी आसान हो जाता है वो चेक करना। क्लियर है गाइस? है ना? ठीक है बेटा। फिर क्या बोल रहे हैं? स्टे विद इन द स्कोप, है ना, कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर, determine the evidence reasonably available, apply only useful steps, consider all possibilities। ये बातें हैं जो आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि यार फालतू का फैले नहीं, टाइमली कंप्लीट हो जाए असेसमेंट, है ना। मतलब हम एक तो उससे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे इफेक्टिवनेस से, कि भाई मिनिमम नेसेसरी एविडेंस तो निकल ही जाए, मिनिमम नेसेसरी एविडेंसेस तो निकल ही जाए। आ रहा है समझ में? ठीक है, कि कम से कम कितने एविडेंसेस होने चाहिए। ठीक है बेटा, है ना। लेकिन हम वो भी ना करें, ठीक है ना, मिनिमम एविडेंसेस निकल जाए, कम से कम इतने प्रोसीजर हो, लेकिन बहुत ज्यादा भी फालतू के ना हो। क्लियर है गाइस? लोगों से कोऑर्डिनेट करना है, सारी पॉसिबिलिटीज एरर की कंसिडर करनी। सिंपल है, बेसिक बेसिक प्रोसीजर है। हेलो हेलो हेलो, है ना। अब क्या बोल रहे हैं देखो, ऑडिट प्रोग्राम डिजाइंड टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस, है ना। तो कह रहा है देखो ऑडिट एविडेंस क्या होती है, सबसे पहले तो वो ये बता रहा है ना, बहुत ध्यान से। ऑडिट एविडेंस पे अलग स्टैंडर्ड है, ऐसे 500, है ना। तो क्या होता है ऑडिट एविडेंस? सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि भैया ऑडिट एविडेंस क्या होता है। तो ऑडिट एविडेंस होती है वो इन्फो, है ना, जिसको देख के ऑडिटर को, है ना, भरोसा होता है चीजों पे। जिसको देख करके ऑडिटर को भरोसा होता है, या मतलब सुन करके, देखो समझो, एविडेंस मतलब कि इंफॉर्मेशन, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे उसको सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ ये चीज सही है। हेलो हेलो, ठीक है ना। तो ऑडिट एविडेंस मे बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर in arriving at the conclusions on which the auditor's opinion is based. Audit evidence includes both information contained in the accounting records underlying the financial statement and other information. ठीक है, क्या बोल रहा है? Audit evidence may be defined as the information used by the auditor in arriving at the conclusions on which the auditor's opinion is based. हेलो हेलो हेलो, ठीक है। इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन जिस पर कि ऑडिटर की ओपिनियन बेस्ड है। ये पूरी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? देखो एक चीज समझ लेना, हमारे ऑलमोस्ट पूरे ऑडिट का जो बेस है वो एविडेंस पर निर्भर करता है, समझ में आ रहा है? इसलिए एविडेंस की डेफिनेशन में ये जो कुछ शब्द है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहलाए बेटा। तो एविडेंस की जो ये डेफिनेशन है ना कि इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर, ठीक है ना, इन अराइविंग एट द कंक्लूजन जिस पर कि ऑडिटर का ओपिनियन बेस्ड होता है। तो एविडेंस वो इंफॉर्मेशन है जिससे ऑडिटर कंक्लूजन बनाता है और उस कंक्लूजन से ओपिनियन बनाता है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो उसको अपन कैसे बोलेंगे कि ऑडिट एविडेंस जो है वो क्या है? इन्फो, है ना। इन्फो के बेस पे कंक्लूजन, कंक्लूजन के बेस पे ओपिनियन, ये है डेफिनेशन किसकी? ऑडिट एविडेंस की। ये ध्यान रखना पड़ेंगे आपको। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है ना। ऑडिट एविडेंस इंक्लूड बोथ इंफॉर्मेशन कंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये एक्स्ट्रा बात है। तो एविडेंस इज द वेरी बेसिस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ ओपिनियन। अल्टीमेटली ऑडिटर को क्या देना है? ओपिनियन। तो ये जो ओपिनियन है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ना। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ऑडिट प्रोग्राम लिंक है आपका, समझ रहे हैं? लिंक है। किस तरीके से लिंक है कि ऑडिट प्रोग्राम आपको बताता है कौन से एविडेंसेस निकालो, कैसे एविडेंसेस निकालो, ताकि आप ओपिनियन तक पहुंच पाओ, ताकि आप ओपिनियन तक पहुंच पाओ। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। एंड एन ऑडिट प्रोग्राम
is designed to provide for that by prescribing procedures and techniques. What is best evidence for testing the accuracy of an assertion is a matter of expert knowledge. ठीक है ना? बेस्ट एविडेंस क्या है? समझ आ रहा है? किसी भी चीज को चेक, किसी भी असर्शन को चेक करने के लिए बेस्ट एविडेंस क्या है? ये तो एक्सपर्ट के नॉलेज पे डिपेंड करता है. एक्सपर्ट मतलब कि ऑडिटर को ही एक्सपर्ट बोल रहे हैं यहाँ पर. तो अपन किसी भी चीज का बेस्ट एविडेंस क्या है, वो ऑडिटर के एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है. अपन ऐसे कुछ बोल नहीं सकते कि बिल जो है वो बेस्ट एविडेंस है. समझ रहा है? या बिल्डिंग है तो फिजिकल वेरिफिकेशन है या उसकी रजिस्ट्री है, बताओ बेस्ट एविडेंस कौन सा. एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि क्या चीजें गलत हो सकती हैं. समझ रहा है? कोई तुमको गलत बिल्डिंग दिखा सकता है तो फिर फिजिकल वेरिफिकेशन बेस्ट एविडेंस नहीं है. समझ में आ रहा है? क्योंकि झूठे मोटे कोई भी दूसरी बिल्डिंग दिखा दी तो, और अगर मान लो रजिस्ट्री नकली बन सकती है तो फिर वो बेस्ट एविडेंस नहीं है. मेरा पॉइंट समझ रहे हो गाइस मैंने क्या बोला आप लोगों को? हेलो हेलो. अरे हाँ ना, मतलब कि कुल मिला के वो यही तो बोल रहा है ना कि सब्जेक्टिव है. मतलब इसको बिल्कुल एकदम ठोस तरीके से नहीं बोल सकते. यही तो बोल रहा है कि बेस्ट एविडेंस का कोई ऐसा ठोस वो नहीं है. वो एक्सपीरियंस, वो एक्सपर्ट पे बेस करता है. तो एक्सपीरियंस में क्या है? एक्सपीरियंस में सर्कमस्टेंसेस ही तो आएंगे, और क्या आएगा. ठीक है ना? तो क्या बोल रहा है वो? दिस इज द प्राइमरी टास्क बिफोर द ऑडिटर व्हेन ही ड्रॉज अप एन ऑडिट प्रोग्राम. Transactions are varied in nature and impact. Procedures to be prescribed depending on the prior knowledge of what evidence is reasonably available in respect of each transaction. ठीक है? बहुत ध्यान से. बात ऑडिट प्रोग्राम की चल रही थी, लेकिन बात ऑडिट एविडेंस की चल गई. हेलो हेलो हेलो. समझ आ रहा है? तो क्यों चल गई? क्यों चल गई? क्योंकि भैया ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन होता है ऑडिट एविडेंस निकालने के लिए. हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? है ना? अब जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स को कैसे पता लगेंगे? ये बेटा ये हैं क्या? एविडेंसेस. दीज आर द एविडेंसेस. अब देखो यहां कायदे से कंटेंट क्रिएटर ने गड़बड़ की है. ये जिसने भी बनाया है ये कंटेंट थोड़ा सा डिविएटेड है, लेकिन ठीक है चलो हम उसको ऑडिट प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हैं. सेल्स को चेक करने के ये सारे तरीके हैं. ये सारे तरीके ऑडिट प्रोग्राम में लिखे रहेंगे. बेटा बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? सेल्स आर एविडेंस्ड बाय इनवॉइसेस रेज्ड बाय द क्लाइंट, प्राइस लिस्ट, फॉरवर्डिंग नोट्स. समझ में आ रहा है? ये सब अलग अलग इवेंट्स हैं. जब सेल हुई ना तो ये सब हुआ होगा कि प्राइस लिस्ट भी होगी, इनवॉइसेस जो क्लाइंट ने रेज किए हैं, है ना. फिर जब डिलीवरी, फॉरवर्डिंग नोट मतलब एक तरीके से डिलीवरी चालान टाइप का, है ना. और इन्वेंट्री मतलब बिल्टी, ट्रक वाली बिल्टी. इन्वेंट्री इशू मतलब इन्वेंट्री भी कम हुई होगी सेल की है तुमने तो. फिर सेल्स मैनेजर एडवाइस टू इन्वेंट्री सेक्शन. सेल्स मैनेजर ने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी होगी इन्वेंट्री को कि यार ये गुड्स मैंने सेल किए हैं, है ना. और उसके बाद कस्टमर को जब गुड्स दिए होंगे तो उससे भी लिखवा के कुछ लिया होगा. ठीक है ना. फिर पैसे भी आए होंगे उसके. ये हर एक बात एविडेंस है. इनमें से कितनी बातें तुम्हें पता चल जाती हैं, 3-4 पता लग जाती हैं, और उसके बाद तुम सेटिस्फाई हो जाते कि हाँ ठीक है भरोसा आ गया कि ये ट्रांजैक्शन सच में हुआ है. अरे समझ. अब इसमें से कोई एक प्रोसीजर नकली करने से काम नहीं चलेगा. मतलब अगर किसी को फेक सेल बनानी है तो उसको ये 6 चीजें फेक करनी पड़ेंगी. क्योंकि इनमें से मैं कोई भी चेक करूंगा तो उसमें अगर मान लो कि ट्रेसेस नहीं मिले मुझे, तो मैं ऑब्वियस ही बात है मांगूंगा ना कि ये कहाँ है, इसका ये कहाँ है, इसका फॉरवर्डिंग नोट तो बनना ही चाहिए था. हेलो 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 गाइस. तो तुम ये समझ लो कि फ्रॉड करना कठिन है बेटा, ऑडिट करना आसान है एक्चुअली में. क्योंकि तुम्हारे पास कई रास्ते होते हैं. समझ में आ रहा है? ठीक है ना. और उसको अगर प्रॉपर फ्रॉड करना जो ऑडिटर की नजर से भी बच जाए तो उसको भी बहुत ज्यादा तैयारी चाहिए. अगर कोई बंदा सेल, गलत सेल रिकॉर्ड करे और ये सातों चीजें अगर मान लो कि वो क्या कर दे, गड़बड़ कर दे, तो एक चीज तो एक तुम ये समझ लेना कि भाई हर क्लाइंट पे जाकर के ये 7 चीजें हो जरूरी नहीं. वो तो वहां के इंटरनल कंट्रोलर 50 चीजों पर निर्भर करता है. गाइस समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? हेलो हेलो हेलो. तो अब अपन बोलेंगे भैया ये 7 चीजें कोई कर ले तो मतलब ऑडिटर को बेवकूफ बना सकता है. तो ऐसा है ही नहीं कि सेल के लिए यही 7 चीजें बस चेक होती हैं. समझ में रहे? देयर कैन बी टेन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ
इवेंट वो एविडेंसेस जो कि ऑडिटर ऑब्टेन कर सकता है। बोला सीसीटीवी फुटेज दिखाओ मेरे को कि इस दिन बंदा आया था। गाइस आप पॉइंट समझ रहे हो? वो देख रहे हो इस दिन तो नेशनल हॉलीडे था, इस दिन तो कोरोना का लॉकडाउन था, इस दिन तुमने सेल दिखाई है। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ एक रैंडम है ना। तो ये समझ लो कि वो जो बोलते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, समझ में आ रहा कि कोई ना कोई सबूत तो छूट ही जाता है। बोलो भाई क्लियर है ना? अब देखो एग्जाम्पल, इन मोस्ट ऑफ द assertions much of the evidence be drawn and each one should be considered and weighed to ascertain its way to prove or disprove the assertion। सारा मामला किसके लिए चल रहा है? असर्शन के लिए। अब देखो थोड़ा सा दिक्कत होगी, जब तक हमने असर्शन पूरी तरीके से नहीं पढ़े तब तक बार बार असर्शन आ रहा है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, क्लासिफिकेशन, इसको लेकर के। तो असर्शन मतलब वो बात चेकिंग की, जैसे सेल है, समझना रहे तो हमको एक चीज क्या चेक करनी है कि क्या सेल सच में हुई, समझना रहे। तो उस असर्शन का फॉर्मली जो नाम रखा गया वो रखा गया है अक्रेंस, समझना रहे कि ऑडिटर ये चेक करे कि जो बुक्स में सेल दिख रही है वो एक्चुअल में हुई कि नहीं हुई। उसको चेक करने के लिए ये सारे एविडेंसेस हैं। आप कनेक्ट करो इन सारी बातों को एक बार बेटा। अब आप कनेक्ट करो, कनेक्ट क्या क्या होगा समझना रहे। एक तो ऑडिट एविडेंस, इनसे आपको सबूत मिलेगा कि सेल्स एक्चुअल में हुई, समझना रहे, ठीक है। अब ये एविडेंसेस चेक करने हैं, ये बात कहां लिखी होगी? ऑडिट प्रोग्राम में। हेलो हेलो हेलो, समझ आ रहा है, ठीक है ना। जब मैं एविडेंसेस चेक करूंगा तो मैं एक्चुअली में क्या चेक कर रहा हूँ? कोई ना कोई असर्शन। मैंने जैसे इनवॉइस चेक की, मैंने फॉरवर्ड चालान चेक किया, तो मैंने ये चेक किया कि भैया ये ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुआ या नहीं हुआ। कनेक्ट करो बेटा सारी चीजें, आपको समझ आ जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा 100%। बोलो समझ आ रहा है क्या बोला? इसीलिए ये सारे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, इसीलिए ये सारे वर्ड्स यूज हो रहे हैं। तो कह रहा मोस्ट ऑफ द असर्शन में, है ना, इन मोस्ट ऑफ द असर्शन much of the evidence be drawn and each one should be considered and weighed to ascertain its weight to prove or disprove the assertion। मतलब आप एक एक एविडेंस देखते जाओगे और फिर आप ये देखोगे कि कौन कौन सा असर्शन अपन ने देखा। जैसे सेल्स का अपन ने बना ना, तो भाई कोई भी एविडेंस चेक किया तो इससे क्या मुझे ये पता चल रहा है कि ये ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुआ या नहीं हुआ? क्या मुझे इस एविडेंस से ये पता चल रहा है कि अमाउंट सही है कि नहीं बुक्स में जो है? क्या मुझे इससे ये पता चल रहा है कि ये सही अकाउंट में गया या नहीं गया? गाइस समझ आ रहा है? तो मैंने भी 3 असर्शंस की बात की, क्लासिफिकेशन, समझ आ रहा है, अक्रेंस, हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना, एक्यूरेसी। ये 3 अलग अलग असर्शंस हैं। तो मैं जब भी एविडेंसेस चेक करूंगा तो मैं किसी ना किसी असर्शन को वैलिडेट कर रहा हूं, और ये बात सब्जेक्टिव है कि कौन सा एविडेंस कौन से असर्शन को बहुत पक्के तौर पर वैलिडेट कर रहा है। हेलो हेलो हेलो, यानी कोई कोई एविडेंस किसी किसी असर्शन का बिल्कुल 100% प्रूफ टाइप का होगा। मतलब कोई ऐसा प्रूफ जिसको देख करके मैंने कहा हाँ मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ट्रांजैक्शन तो हुआ है, समझ रहे। लेकिन हाँ, इससे ये 100% प्रूव नहीं होता कि तुमने अमाउंट सही रिकॉर्ड किया, उसके लिए मुझे और एविडेंसेस देखने पड़ेंगे। बोलो गाइस, बोलो 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 गाइस। पूरे ऑडिट से रिलेट हो जाएगी ये बात जो मैंने अभी तुमको बताई है ना, समझ आ रहा है। तो कम से कम 10-15 चैप्टर के साथ एक साथ रिलेट हो जाएगी ये बात। हर चैप्टर में इस बात का डिस्कशन हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो अब देखो, इन दिस प्रोसेस an auditor would be in a position to identify the evidence that brings the highest satisfaction to him about the appropriateness or otherwise of the assertion। सोचिए देखो, समझ आ रहा है? तो इस प्रोसेस में ऑडिटर जो है इस पोजीशन में होगा वो एविडेंस निकालना जो कि हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन दे। अच्छा, इसीलिए आप सोच करके देखो आप कि ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन किसको करना चाहिए? सीनियर को, क्योंकि सीनियर आपको बहुत अच्छे से एविडेंसेस नोट आउट करके देख सकता है कि भैया सेल्स चेक करनी है ना,
तो इस एंटिटी में ये चार चीजें जरूर चेक कर लेना, तो तेरे को पक्के तौर पर यकीन हो जाएगा कि सेल सच में हुई है, अमाउंट सही है, सही अकाउंट में गया है, सही कट ऑफ सही टाइम पीरियड में है। ऐसा नहीं कि अगले साल का पिछले साल का है। हेलो हेलो हेलो, समझ गए, है ना। An auditor picks up evidence from variety of fields and it is generally of the following broad types: documentary examination, physical examination, statement and explanation of management official employees. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? हेलो हेलो हेलो, है ना। तो ये सी डी सब हैं एक्चुअली में, है ना। ये गलत नंबरिंग छप गए, सारे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऑडिटर जब एविडेंस देखता है तो क्या हो सकते हैं? ओपन फील्ड है, कुछ भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। मैंने बताया जैसे सीसीटीवी हो सकता है, समझ में आ रहा है, वो गवाही हो सकती है। जैसे डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री का एग्जांपल क्या हो गया? जैसे अपन ने एग्जांपल लेना पड़ेगा ना इसमें। मान लो अपन सेल्स चेक कर रहे हैं, है ना, एग्जांपल है सेल्स, तो इनवॉइस तुम्हारा उसका हो गया, याद रखना। अगर मैं फिक्स एसेट चेक कर रहा हूँ, बिल्डिंग चेक कर रहा हूँ, तो फिर ये सही नहीं है, फिर उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या आएगा? एग्जांपल रजिस्ट्री। हेलो हेलो हेलो, हाँ, मतलब ठीक है ना। और फिजिकल एग्जामिनेशन, और फिजिकल एग्जामिनेशन सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू में पॉसिबल नहीं है ना। ये सेल वाले केस में पॉसिबल नहीं है। ये सेल वाले केसेस में पॉसिबल सिर्फ कैसे है कि जब सेल हो रही थी उस समय लकीली ऑडिटर वहीं था। अदरवाइज फिजिकल एग्जामिनेशन की बात असेट में करेंगे, एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए कि बिल्डिंग सच में है कि नहीं, इन्वेंट्री सच में है कि नहीं, जाओ देख आओ, है ना। कोई एम्प्लॉय नया ज्वाइन किया, वो है कि नहीं, जाओ देख आओ। आ रहा है समझ में? ठीक है। फिर स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफिशियल एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से पूछे क्यों ये सेल करता है, इसको समझ में आ रहा है। ऐसे रैंडम पूछ सकता है ऑडिटर किसी भी वर्कर से। मान लो कि फ्रॉड मैनेजमेंट लेवल पे प्लान किया गया, तो वर्कर थोड़ी झूठ बोलेगा। और कंपनी अगर पूरे 50 लोगों को बता करके रखेगी कि हमने फ्रॉड किया है, तो हर कोई सीक्रेट भी नहीं रख पाएगा। मतलब कुल मिलाकर के अगर एक एंटिटी ने गड़बड़ करी है तो वो फंस ही जाएगी कहीं ना कहीं से। आप समझ पा रहे हैं कि ऑडिटर के पास कितने रास्ते हैं चीजों को पता करने के, ठीक है। अब स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड पार्टी। स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड पार्टी, किसी और थर्ड पार्टी से पूछ लो, जिसको सेल किया उसी का नंबर तो उसे पूछे, क्यों तुमको सेल की नहीं आ रहा है समझ। फिर हाँ, डेटा क्रेडिटर, बिल्कुल सही। अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, बिल में 50 चीजें हैं, उसका टोटल करके देखो, है ना। फिर इंटरनल कंट्रोल्स देखो, इंटरनल चेक्स देखो, ये अपन पढ़ेंगे वैसे अलग से, लेकिन सोच करके देखो, पूरा सिस्टम देखो ना सेल्स का, समझ आ रहा है। उसमें लूपहोल देखो कि इससे रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, इससे गलत अकाउंट में जा सकता है, ठीक है ना। और इंटर रिलेशनशिप वेरीज अकाउंटिंग डेटा। इतनी सेल करी, तुम्हारे पास इस टेक्निकल इस टाइम पर तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट ही नहीं बचा था, तो तुमने बेचे कैसे? समझ आया, है ना। फिर सब्सिडरी एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स, मिनट्स, सब्सिक्वेंट एक्शन बाय क्लाइंट एंड अदर्स, ये सब चीजें। और ये भी क्या है, एग्जॉस्टिव लिस्ट का जैसा तो कुछ होता ही नहीं है ऑडिट में। मतलब समझ में आ रहा है। तुमको कोई चीज के बारे में अगर लिखना है तो तुम लिखते ही चले जा सकते हो। बोलो भाई, क्लियर है ये? अरे सब्सिडरी बुक्स और मेमोरेंडम रिकॉर्ड मतलब कि रफ बुक्स, जिसमें तुमने पूरा जैसे इन्वेंट्री इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखा होगा या ऐसे रखा होगा। मैं तो देखो सबूत देखने जा रहा हूँ, पॉइंट समझ में आ रहा है। उसके लिए फॉर्मल बुक्स तो मुझे चाहिए, लेकिन इनफॉर्मली अगर उसने कुछ कैलकुलेशन कर रखा है, उससे भी तो मुझे भरोसा होगा ना कि हाँ सच में यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है वो हुए हैं टाइप। हेलो हेलो, अब एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है, जैसे कैश इन, हाँ बोलो। अब देखो ये जो सवाल है, इसका आंसर जो है वो छुपा हुआ है एक स्टैंडर्ड में, ऐसे 610, ठीक है। 610 जो स्टैंडर्ड है वो पूरी तरीके से इस बारे में बताता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो इंटरनल ऑडिटर के वर्क पे कितना भरोसा कर सकता है। और जब उसने सोचा है कि उसको भरोसा करना है,
तब उसको क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर लेने चाहिए, तब जाकर के वो ये तय कर पाएगा कि किस एक्सटेंट तक मैं इंटरनल ऑडिटर पे भरोसा करूं। उस स्टैंडर्ड में ये भी लिखा हुआ है कि मैं किन चीजों को लेकर के भरोसा कर सकता हूं, पॉसिबल है, और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि किन चीजों को लेकर के बिल्कुल इंटरनल ऑडिटर पे भरोसा मत कर रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंटरनल ऑडिटर उतना इंडिपेंडेंट होता ही नहीं है जितना कि एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। गाइस समझ में आ रहा है क्या? इंटरनल ऑडिटर कैन बी एन एम्प्लॉय, internal auditor can be an employee, internal auditor need not be a chartered accountant। आ रहा है समझ? ठीक है ना? तो मैं तुमको एक समरली बता दिया कि ऐसे 610 में भी क्या क्या है, ठीक है ना? चलो, तो फॉर कैश इन हैंड, हाँ पूछो पूछो पूछो। अरे मेरे दादा मेरी बात समझो, एक एक एविडेंस में वैसे मत फंसो, लेकिन चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। मिनट्स क्या है? समरी। तो डिसीजंस लिए होंगे ना कुछ, समझ रहा है? सोच करके देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो डिसीजन लिए होंगे, क्या वो एक एविडेंस नहीं है? मतलब बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया होगा, मिनट्स, जनरल मीटिंग के मिनट्स, अप्रूवल लिया कि नहीं लिया, समझ रहा है? तो सबसे बड़ा एविडेंस है। कंपनीज एक्ट में लिया है ना, बहुत सारे ट्रांजेक्शन के लिए तुमको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तब तुमको ट्रांजेक्शन दिख रहा है तो मिनट्स में देखो, अगर अप्रूवल है तो तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन आ गया कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुआ होगा, अप्रूवल दिख रही है। अप्रूवल दिख रही है, इससे ट्रांजेक्शन के अकरेंस का पता लगता है कि सच में हुआ है ये ट्रांजेक्शन, समझ आ रहा है? चलो, जैसे कैश एंड एंड चेक करना है तो सबसे बेस्ट एविडेंस है काउंट करो उसी लास्ट डे में जा करके, समझ रहे हो? होता है ये एक्चुअल में। फॉर इन्वेस्टमेंट्स प्लेस्ड विद बैंक, मतलब इन्वेस्टमेंट जो बैंक के पास गिरवी रखे हैं, तो बैंकर से सर्टिफिकेट लो, बैंकर वेरीफाई करवाएगा कि हाँ भैया हमारे पास पड़े हुए हैं गिरवी। ऐसा नहीं कि क्लाइंट ने बोल दिया और लोन दिखा दिया तो मान गए, नहीं, बैंक से पता करना पड़ेगा। क्योंकि सत्यम ने तो बहुत नौटंकी की थी इस चक्कर में, नकली एफडी बना दी थी उसने, तो बाकी के डॉक्यूमेंट नकली का तो कोई सवाल ही नहीं उसका, मतलब समझ आया? ठीक है गाइस, ओके। यार सत्यम स्कैम का ना, मतलब मैंने देखा थोड़ा, समझ रहे? तो उसके बारे में मेरे को तो एक्चुअली में बहुत पता ही है, समझ रहे? लेकिन एक आध वीडियो मैंने देखा उसका, तो उसमें काफी डिटेलिंग और है, मतलब जितनी मुझे पता है वो वाली तो उसमें है, समझ रहे? प्लस मेरे को इंटरनल डेप्थ वाली बहुत सारी पता है, जो कि मैं इसमें तुम्हारे लिए यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना? और उसमें ब्रॉड लेवल पर सारा कुछ कवर्ड है, ठीक है? तो वो मैं तुम लोग के साथ शेयर कर दूंगा। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन तुम ऑडिट वाली स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आती है। मैं जनरली सत्यम स्कैम की जब बात करूंगा ना, तो वो ऑडिट और अकाउंट्स रिलेटेड जो मैनिपुलेशन है उसकी बात करता हूँ। वो पूरा फुल शुरू से लेकर के एंड तक पूरी बात कर रहा है ना? तो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा वो वीडियो, ठीक है गाइस? है ना? ठीक है, लेकिन फिर उसमें मैं डाउट्स नहीं लूंगा कि उसने जमीन खरीदी तो वो कैसे खरीदी और ये सारा कुछ। अपन उसमें सीमित रहेंगे ऑडिट तक। क्लियर है गाइस? ठीक है ना? वो केस स्टडी को अपन हर हर पहलू में जाएंगे तो फिर तो, है ना, लंबे हो जाएंगे अपन, ठीक है ना? चलो, ठीक है। तो अपन देख रहे थे बेस्ट एविडेंस, है ना, फॉर वेरीफाइंग असर्शन अबाउट बुक डेट। बुक डेट मतलब डेटर। तो इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब तो तुम देखोगे, ठीक है ना? है ना? All evidence, some are corroborative, other being complementary. In addition, balance confirmation procedure is often resorted to. सबसे मेन तो होता है बैलेंस कंफर्मेशन। डेटर्स चेक करना है तो बेस्ट तरीका क्या है? डेटर्स चेक करने का बेस्ट तरीका क्या है? कॉन्फर्मेशन। डेटर्स चेक करने का बेस्ट तरीका क्या है बेटा? कॉन्फर्मेशन। ठीक है बेटा? ठीक है, डेटर से ही पूछ लो ना कितना बैलेंस है उसका, ये बेस्ट एविडेंस है। बोलो भाई, ठीक? फिर देखो क्या बोल रहा है। The auditor, however, to place appropriate weight on each piece of evidence. देखो मेरी बात ध्यान से समझना, इसको अपन मैथमेटिकल कैलकुलेशन ले सकते हैं, समझ में आ रहा है?
प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली तो सेटिस्फेक्शन का लेवल है ना, मतलब तुम जब पानी पी रहे हो, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो एक गिलास पानी पी रहे हो तो आधा गिलास पानी में 50% प्यास बुझ गई, ऐसा बोल सकते हो क्या? क्या पता यार, आ रहा है समझ, ठीक है ना। तुम्हें प्यास लग रही तो कितना पानी पीने के बाद तुम्हारा सेटिस्फेक्शन कितने लेवल का है, इसको परसेंटेज में कैसे नापोगे, मतलब तो इसी तरीके का कुछ है। तो वो कह रहा है जो भी एविडेंस मिल रहा है उसको एक पर्टिकुलर वेट दिया जाएगा कि हाँ मेरे को 25% सेटिस्फेक्शन आ गया, 30% सेटिस्फेक्शन आ गया। अब नाप नहीं सकते ना, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए वर्ड यूज कर लेते हैं रीजनेबल। तो ऑडिटर अब मेंटली अपना एनरिच करता जाएगा कि हाँ ये एविडेंस मिल गया, थोड़ा भरोसा तो आ गया, थोड़ा सा और एविडेंस मिल जाता तो सही हो जाता, मतलब ऐसा। क्लियर है, ठीक है ना, and accordingly should prescribe the priority of verification. It is true that in all cases one procedure may not bring the highest satisfaction and it may be dangerous for the auditor to ignore any evidence that is available. By the word available, we do not mean that the evidence available with the client is the only available evidence. The auditor should know what normally should be available in the context of transaction having regard to the circumstances and usage. क्या बोल रहे हैं? ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि कितना अवेलेबल है, समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। तुमको हो सकता है एक पर्टिकुलर एविडेंस तुम सीख के आए, तुमने एक क्लाइंट पे ऑडिट किया, वहां डिलीवरी चालान होते थे, है ना, तुम दूसरे क्लाइंट पे आए, तुमने बोला डिलीवरी चालान दिखाओ, बोले वो तो नहीं है, तो क्या करोगे? ऑडिट रिपोर्ट में लिख दोगे गड़बड़ है सब। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखना है, जब तुम ऑडिट करने जाओगे, ठीक है ना, तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि क्या अवेलेबिलिटी है। मेरे को असर्शंस पे मैं स्टिक हूं कि मुझे ये चेक करना है कि भैया फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना या नहीं है, या जो भी है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हुआ है या नहीं। लेकिन उसके लिए जो अवेलेबल एविडेंसेस हैं वो हर एंटिटी वाइज बदलते जाएंगे। किस एंटिटी में क्या एविडेंस मिलेगा यू नेवर नो। बोलो भाई, हेलो हेलो, ठीक है। फिर क्या है? डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम, डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम। यहां तक का रीड करो फटाफट। पहले मैं बोल रहा हूं एक एक टॉपिक में ना मल्टीपल टॉपिक छिड़ रहे हैं, उन सबके बारे में मैं बता रहा हूं। तो स्पीड थोड़ी सी इससे छिड़ती है, लेकिन आगे के टॉपिक्स आसान होते जाएंगे, भरोसा करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। मैं सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे पाऊंगा अभी, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। हो गया, सभी का हो गया। यहां तक का मतलब है ना। मैं 6 से चालू करूंगा तो इसके पहले का जिसमें भी तुमको समझना टाइप का है, रीडिंग का टाइम टाइप वैसा। चलो फिर क्या है? डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम, डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम। देखो जरा क्या बोल रहा है, रिटन ऑडिट प्रोग्राम, है ना। The auditor should prepare a written audit program setting forth the procedures that are needed to implement the audit plan, ठीक है ना। Written audit program. The auditor should prepare a written audit program setting forth the procedures that are needed to implement the audit plan, है ना। रिटन बताना पड़ेगा तुमको। ऐसे हवा में बताओ कितनी चीजें याद रह पाएंगे यार, 50 होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कहां तक क्या क्या याद करोगे, नहीं हो पाएगा। ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शंस टू असिस्टेंट। देखो ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है बेटा लाइफ में, समझ में आ रहा है। मंजिल नहीं है तो रास्ता जो अच्छा लगेगा उस पर चलने लग जाएंगे लोग, समझ में आ रहा है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो हैं, समझ में आ रहा है, जैसे 10th के बाद सब्जेक्ट लेना, अभी 10th के रिजल्ट आए, 12th के बाद कोई करियर चूज करना है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो लोग बोलते हैं कि भाई मुझे सीए नहीं करना। अब क्या होता है, मान लो मैं बोलूँ कि नहीं सीए कर लो, तो ऐसा लगता है तुम तो कोचिंग पढ़ा रहे हो, तुम तो बोलोगे। पॉइंट समझ में आ रहा है। मेरा पॉइंट ये होता है कि भैया तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्टिव है क्या, क्या तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्टिव है, समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है,
समझ में आ रहा है? तो फिर तुम करोगे क्या अपनी लाइफ में? मतलब कोई तो ऑब्जेक्टिव रखना पड़ेगा ही ना। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? मैं ये पर्टिकुलर चीज कर लेता हूं, मतलब किसी का है कि भैया मैं बाहर से बीकॉम कर लेता हूं, क्यों? समझ में आ रहा है? आगे का सोचना पड़ेगा ना आपको कि भैया ऐसा क्यों, इससे क्या होने वाला है। क्या किसी को जानते हो जिसने ये किया तो वो कहां पहुंचा? मतलब रास्ता सिलेक्ट सब लोग देख देख करके करते हैं और उसके फैसिनेशन में अपन करते हैं सिलेक्शन। समझ में आ रहा है? तो खैर थोड़ा फिलॉसफी हो गई, लेकिन सीधी बात यह है कि भाई ऑब्जेक्टिव बता दो, नहीं तो पता चला कि दे विल एंड अप चेकिंग रैंडम थिंग्स जो कि दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है? तो प्रोग्राम में ऑब्जेक्टिव भी होगा। एक्चुअली में ना हमारा ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जेक्टिव असर्शन हो सकता है। सोच के देखो, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? असर्शन। कैसे 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 कैसे? कि भैया तुमको चेक करना है एग्जिस्टेंस, तो मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया एग्जिस्टेंस। अब तुम रास्ते जो चाहे खोज सकते हो। किसी फिजिकल कोई एसेट है, फिक्स एसेट है, उसका एग्जिस्टेंस चेक करना, तो अब तुम उसका फिजिकल वेरिफिकेशन देखो, चाहे तुम उसकी फोटो देखो, समझ में आ रहा है? चाहे कोई बंदा वहां पर है तो उससे वीडियो कॉल करवा लो, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? चाहे तो नगर निगम के रिकॉर्ड देख लो, कुछ भी करो, पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन तुमको उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करना है। तो अब रास्ते तुम निकाल लोगे क्योंकि तुम्हारे पास मंजिल है। समझ गए इस बात को? हेलो हेलो हेलो, है ना गाइस? चलो अब तीसरा, रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूरे ऑडिट के दौरान, पूरे ऑडिट मतलब शुरू से लेकर के एंड तक इसका डिस्कशन होता ही रहेगा। मैं ऑलमोस्ट 10-25 चीजों के बारे में यही बोलूंगा कि इनका डिस्कशन होता ही रहेगा। तो हर जगह पर एक ही चीज पढ़ने वाला है, समझ में आ रहा है? बस डिटेलिंग होती जाएगी हर चीज की। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स है, मैं फिर बता रहा हूँ कि हमारे सिस्टम्स, हमारी जो पॉलिसीज है ना, वो हमारे इंटरनल कंट्रोल्स हैं। ठीक है ना? तो उन पे भरोसा आपको लाना पड़ेगा, है ना? तो आपके ऑडिट प्रोग्राम में ये भी होगा कि आप इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करो, उसके बाद ये तय करो कि इंटरनल कंट्रोल पे कितना भरोसा कर सकते हो। तब जाकर के आप ये बता पाओगे कि कितने एविडेंसेस में चेक करूं, कितनी डिटेल में मैं चेकिंग करूं। मेरे पास टोटल एक लेजर में 50 एंट्रीज है, समझ रहा है? ठीक है ना? अगर मान लो 50 एंट्रीज हैं तो मैं 5 चेक करूं कि मैं 10 चेक करूं कि मैं 15 चेक करूं, ये बात किस पर निर्भर करेगी? कितनी ऑर्गेनाइज है एक एंटिटी, कितनी ऑर्गेनाइज है एक एंटिटी। ठीक है ना? तो क्या बोल रहा है देखो, इन प्रिपेयरिंग द ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिटर having an understanding of the accounting system and related internal control may wish to rely on certain internal control in determining the entity of required audit procedure. The auditor may conclude that relying on certain internal controls is an effective and efficient way to conduct an audit. है ना? ऑब्वियस सी बात है। ऑडिटर में कंक्लूड किया तो ऐसा वो कंक्लूड करेगा ही, मतलब समझ में आ रहा है? However, auditor may decide not to rely on internal control when there are more efficient ways of obtaining sufficient appropriate audit evidence. तो प्रैक्टिकली ये होता नहीं है कि वो रिलायंस ना करे, क्योंकि 100% चेकिंग कौन करेगा जाकर के? आ रहा है समझ? तो ऑडिटर क्या करता है कि वो ये देखता है कि मैं इंटरनल कंट्रोल्स पे कितना भरोसा कर सकता हूँ, समझ आ रहा है? तो जितना वो भरोसा ज्यादा करता है किस पर, इंटरनल कंट्रोल पे, उतने अपन, फिर मैं वही वर्ड यूज कर रहा हूँ, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, मतलब कि उतने वो एविडेंसेस मेन काम के लिए कम चेक करता है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना? तो यहाँ सेकंड ऑप्शन दिया है कि हो सकता है कि ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स पर रिलाय ना करे, क्योंकि उसका दूसरा, ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, क्योंकि अगर मैं इंटरनल कंट्रोल्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं ना, इंटरनल कंट्रोल्स पे अगर मैं रिलाय नहीं कर रहा हूँ, तो फिर तो बेटा आप ये समझ लो कि बहुत ही बेकार स्थिति आ जाएगी, क्योंकि फिर तो मेरे को हर चीज चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं उसके किसी सिस्टम पे भरोसा ही नहीं कर रहा। तो एक एक ट्रांजेक्शन पे मेरे को शक है। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैंने 10 चेक किए, 15 छोड़े, तो क्या पता 15 में कौन सा सही है नहीं, क्योंकि मैं ट्रेंड नहीं बना सकता ना। देखो, अगर सेल करने का इनका कोई तरीका है तो मैं उस तरीके को समझ लेता हूँ, उससे मेरे को भरोसा आ जाता है। इंटरनल कंट्रोल पर रिलायंस आ गया। अब इनने 100 एंट्री सेल करी है, जिसमें से मैंने 10 चेक करी, 10 में ऑलमोस्ट सेम टाइप की चीजें हैं, हर एक में मैंने फॉलो होती हुई देखी चीजें, समझ में आ रहा है?
और वो मैंने उठाई थी रैंडम 100 में से, तो मुझे भरोसा आ गया कि हाँ भाई 100 की 100 एंट्री ऐसे हुई है। अब मान लो कोई सिस्टम नहीं, तो 100 सेल करी एंटिटी ने, है ना। अब मैंने 5 चेक करे, पांचों अलग अलग तरीके से कर रखी इनने सेल, समझ ना रहा। एक ऑनलाइन कर दी, एक का पैसा ऑनलाइन रिसीव कर लिया, एक का फिजिकल, एक का चपरासी लेकर के आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? सिस्टम ही नहीं है, कोई कोई एक सिस्टम ही नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अब जब मैं 5 चेक करूंगा तो पांचों को तो मैंने एकदम घुस घुस के चेक कर लिया, ऑनलाइन है दिखाओ, अच्छा उसका एविडेंस दिखाओ, अच्छा उसका एविडेंस दिखाओ। लेकिन अब बाकी की 95 एंट्री पे कैसे भरोसा कर लूं? सेम तरीका थोड़ी है, क्या पता कौन सी चीज में क्या दिक्कत निकल जाए। और यही 5 तरीके हैं कि पता चला और 25 तरीके इनके और हैं फेल होने के। क्या पता कितनी अनरिकॉर्डेड है, क्या पता कितनी गलत रिकॉर्डेड है। आ रहा है समझ में? ठीक है बेटा। हेलो हेलो। क्या क्या क्या? वो तो ये बोल रहा है अभी यहाँ पर कि अगर तुम नहीं करोगे, मतलब हो सकता है ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे रिलायंस ना करे, समझ रहा है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा तरीका हो। तो ये तो मतलब बिल्कुल ही ओपन है, समझ रहा है। वो कुछ भी हो सकता है, वो अपन वाउचिंग में देखेंगे ना कि क्या क्या हो सकता है। मेरा पॉइंट समझो। अभी अपन क्या बना रहे हैं बेटा? ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय अपन एक पॉइंट लिख रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल में कितना भरोसा कर सकते हो। इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट समझते समय उसकी डिटेलिंग जा रही है, समझ रहा है। उसकी डिटेलिंग को अगर डिटेल करोगे तो अपन दूसरे टॉपिक पे ही निकल जाएंगे, अपन ऑलरेडी बहुत डेप्थ में। इंटरनल कंट्रोल तो सेपरेट चैप्टर है पूरा, समझ में आ रहा है। और तुम जो डाउट पूछ रहे हो वो इंटरनल कंट्रोल का भी पर्टिकुलरली नहीं होगा। जब अपन वाउचिंग और उसमें करेंगे ना, उसमें अपन देखेंगे कि किसी आइटम को चेक करते समय अगर आप इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा नहीं कर सकते हो तो फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो फिर हर चीज का आंसर होगा कि डिपेंड करता है, समझ आ रहा है। हाई वैल्यू आइटम है, लो वैल्यू है, मटीरियलिटी है कि नहीं, तो बड़ी सारी चीजें हैं, समझ में आ रहा है ना। फिर देखो, द ऑडिटर शुड ऑल्सो कंसिडर द टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर, कोऑर्डिनेशन, द अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टेंट्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑडिटर्स और एक्सपर्ट। टाइम वाइम और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका कि ध्यान ऑडिटर को रखना पड़ता है। अब टाइमिंग्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अब टाइमिंग ये क्या बात हुई, समझना रहे कि कब करना है। तो देखो क्या लिखा है, ऑडिटर हैज फ्लेक्सिबिलिटी, नॉर्मली हैज फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसाइडिंग व्हाट टू परफॉर्म, व्हेन टू परफॉर्म। आ रहा है समझ। हाउएवर इन सम केसेस ऑडिटर मे हैव नो डिस्क्रिशन एज टू टाइमिंग। कुछ केसेस में ऑडिटर के पास टाइमिंग को लेकर के ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब वो इन्वेंट्रीज देख रहा है तो कब देखेगा? 31 मार्च को ही देखनी पड़ेगी उसको। फिजिकल वेरिफिकेशन मैं 15 मई को कर रहा हूं, तो उससे 31 मार्च की इन्वेंट्री कैसे वैलिडेट हो जाएगी? हेलो हेलो हेलो, समझ आ रहा है क्या? तो इन्वेंट्री की चेकिंग 31 मार्च को ही होती है। रेयर केस में अगर इधर उधर हुई तो उसके रोल बैक वाले प्रोसीजर हैं, वो स्टैंडर्ड ऐसे 501 में है ना। ऐसे 501 में 3 सेपरेट चीजों का ऑडिट एविडेंस कैसे निकालना है। ऐसे 500 है ऑडिट एविडेंस, 501 में स्पेसिफिक चीजों के एविडेंसेस कैसे निकालेंगे। तो उनमें से 3 आइटम है, सेगमेंट रिपोर्टिंग है, लिटिगेशन है और एक इन्वेंट्री है। तो उसमें इन्वेंट्री को लेकर के पर्टिकुलरली बताया हुआ कि अगर मान लो कि आप उस दिन नहीं कर पाए, लास्ट डे, तो रोल बैक करना पड़ेगा। पहले कर रहे हो, बाद में कर रहे हो, तो कैसे कैसे करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, है ना। देख लो इसको एक बार फिर, ठीक है, देख लो एक बार। देखो, एक चीज याद रख लेना बेटा, आपको ना तय करना पड़ेगा आपकी प्रायोरिटी, समझ रहे। एक्सप्लेनेशन की कितनी डिटेल में जाओगे और कितनी डिटेल में जाने का आपके पास मौका है।
समझ में आ रहा है? हम हर चीज को 100% डेप्थ में चेक कर सकते हैं और मैं तुम्हें हर एक चीज के बारे में इतना बता सकता हूँ जितना तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे सामने बाकी के 7 सब्जेक्ट और है और टाइम जो है वो हमारा लिमिटेड है। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। मैं आपको ऑडिट में मास्टर बना दूंगा, समझ रहे, बट उसके लिए जितना वक्त रिक्वायर्ड है उतना हमको इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं है, समझ रहे। तो हमको रीजनेबल लेवल पर नॉलेज और एग्जाम को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर है गाइस? आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो मैं हर एक चीज की डिटेलिंग कर सकता हूँ लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने ये डिटेलिंग करनी चालू की तो आप फंस जाओगे। मेरे पास हर एक सेंटेंस को लेकर के वर्क पेपर है, समझ आ रहा है? मैं इतना डेटा कलेक्ट करके लेके आया हूं ना कि मेरे पास हर एक सेंटेंस को लेकर के वर्क पेपर है। मतलब मैं एक्चुअल वर्क दिखा सकता हूं हर चीज का, लेकिन वो टाइम किलिंग, मतलब वे टाइम किलिंग है। मैं उसको सेव कर रहा हूं कि अपन ऑडिट करके और कुछ चीजों के लिए मैं तुमको जरूर दिखा दूंगा। वो आ रहा है समझ में? ठीक है ना? जितनी चीजें मुझे लगता है कि ज्यादा और याद रखने की हैं नॉलेज लेवल से और करना है, बाकी एग्जाम के बाद जब जैसे मान लो कि तुमको जब कल को ज्वाइन करना होगा कहीं पर, उसको लेकर के नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू तुमको बैठना है, तो जितनी देर बैठना है, जितना एनालिसिस करना अपन करेंगे। बिल्कुल मैं सारे वर्क पेपर तुम्हारे सामने खोल करके रख दूंगा, ठीक है ना? जितनी डिटेलिंग करनी है उतनी करो। ठीक है? कुछ मिस हुआ क्या? ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, एक पॉइंट मिस हो गया ना। हाँ, तो प्रोग्राम में प्लानिंग भी होगी। क्या लिखा है उसमें? द ऑडिट प्लानिंग आइडली कमेंसेस एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑडिट। पिछले साल का खत्म हुआ नहीं कि अगले साल की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है बेटा। द मोमेंट पिछले साल का ऑडिट खत्म हुआ, मतलब इस साल का ऑडिट खत्म हुआ, अगले साल की प्लानिंग हो गई स्टार्ट। समझ गए? ठीक है? फिर क्या बोल रहा है? The audit planning ideally commences at the conclusion of previous year's audit, and along with the related program, it should be reconsidered for modification as the audit progresses. Such consideration is based on the auditor's review of the internal control, his preliminary evaluation thereof, and the results of his compliance and substantive procedure. बोलो भाई, क्लियर है? Such consideration is based on auditor's review of internal control. फिर वही बात है ना, इंटरनल कंट्रोल्स देख लेगा और उसका प्रीवियस वैल्यूएशन देखेगा और रिजल्ट ऑफ हिज कंप्लाइंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर, मतलब ईयर एंड पे एक तरीके से फिर से कर लेगा। बाकी प्लानिंग को लेकर के बहुत कुछ अपन वैसे भी पढ़ चुके हैं। चलो, अब क्या फायदा, क्या फायदा ऑडिट प्रोग्राम का? तुम खुद से सोच करके देखो। अच्छा, अगर तुम नोट्स मत देखो, एक बार दिमाग लगाओ बेटा। अपन ने ऑडिट प्रोग्राम पढ़ा ना, है ना? पढ़ा ना अपन ने ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है गाइस? अब मुझे बताओ कि क्या लगता है यार, इस प्रोग्राम को बनाने से क्या फायदा होना चाहिए? बेटा बिल्कुल बिना पढ़े करो, जीवन पर्यंत याद रहेगा ये। समझना रहा है? जो चीज खुद से डिस्कवर करोगे, दिमाग चलना चालू हो जाएगा, सिर्फ रटना नहीं होगा। समझना रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इजी हो जाता है, बिल्कुल सही। देखो, तुमने उठाया अच्छा कि सब कुछ लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना? तो लेकिन तुम इसके बहुत सारे पॉइंट्स बोल सकते हो कि इसके कारण, जो तुमने बताया कि ऑडिट प्रोग्राम में सब लिखा होता है, तो ये तो उसका फीचर हो गया। इसके कारण क्या क्या हो सकता है, वो उसके बहुत सारे एडवांटेज तुम एक ही पॉइंट में बोल सकते हो।
समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ। और बताओ, और कौन बोल रहा है? अक्षय बोल रहा था क्या? ठीक है, बिल्कुल सही। और बिल्कुल सही। अच्छा, मैं थोड़ा सा और इसको फिर करेक्ट करता हूँ, जो मैंने जिस तरीके से पूछा, ठीक है? तुम लोग जो बता रहे हो ना, बिल्कुल ही प्रैक्टिकल घुस गए हो, समझ में आ रहा है? अच्छा है, तुम्हारे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और एक्चुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा तुम लोग उसको वैसे बताओ कि तुम उसको एग्जाम में लिख भी पाओ ना, मतलब जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट बताओ, ये फायदा है। जैसे कि मान लो कि पहला उसने बोला, तो मैंने बोला अच्छा इजी हो जाएगा, इजी टू ऑडिट, ऑडिट प्रोग्राम है तो इजी टू ऑडिट, इंक्रीज एफिशिएंसी, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत बढ़िया। टाइम एंड कॉस्ट सेविंग, देख देख के बता रही हो क्या है? ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, पता है तुमको, बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हो तुम। ठीक है, और क्या होना चाहिए? मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ कि नॉलेज बढ़ जाएगा, बेटर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मतलब थोड़ा जनरल चला गया, लेकिन ठीक है। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन, ये बात इसलिए थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ इस बात के बारे में। ऑडिट प्रोग्राम में सिर्फ ये नहीं होता कि क्या काम परफॉर्म होगा, समझ में आ रहा है? ऑडिट प्रोग्राम में ये तक होता है कि कौन बंदा करेगा, कब करेगा, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? और उसके रिव्यू के लिए भी उसमें सेक्शंस होते हैं, है ना? यानी कि एक एक प्रोग्राम कौन कौन पर्सन निभाएगा, ये तक डिटेलिंग जो है वो होती है ऑडिट प्रोग्राम में। तो इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन बहुत परफेक्ट तरीके से हो पाती है। बिल्कुल सही पॉइंट। और मतलब जैसे कोई एरिया अच्छा ऑडिट नहीं हुआ ना, तो अपन पकड़ सकते हैं कि ये वाला ऑडिटर आर्टिकल था, समझ में आ रहा है? ये वाला ऑडिट आर्टिकल था, इसने काम अच्छे से नहीं किया। समझ आ रही है बात? ठीक है। कंप्लीशन, ऑडिट प्रोग्राम से आपको एक बाउंड्रीज मिल जाती है, जिससे कंप्लीशन अच्छा हो जाता है। चलो देखो, है ना? तो इसमें पहला वाला क्या बोलोगे? लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो जाती है। अब ये वैसे तो फीचर है, लेकिन फायदा कैसे है कि इजी हो जाता है, आ रहा है समझ, है ना? फिर फिर कह रहा है, इट इज एसेंशियल पर्टिकुलरली फॉर मेजर ऑडिट टू प्रोवाइड टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म, है ना? तो ओवरऑल एरिया बोल लो, पता लग जाता है ना? फिर सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट, ऑडिट प्रोग्राम है तो तुमको पता है कि कौन सा एरिया टिपिकल है, कौन सा सिंपल है, ये तुम्हारी साइड हेडिंग है बेटा। चौथा, विदाउट रिटन प्रोग्राम वर्क इज नेसेसरली टू बी कैरिड आउट ऑन सम मेंटल प्लान, इन सच ए सिचुएशन देयर ऑलवेज बी अ डेंजर ऑफ इग्नोरिंग ओवरलुकिंग रिकॉर्ड्स। तो उसको क्या बोलोगे? कंप्लीशन, है ना? नो ओवरलुकिंग ऑफ एरियाज। और क्या हो गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन, है ना? और क्या हो गया? इजी सुपरविजन। रिलेट कर पाओगे आप लोग, क्योंकि अब आप लोगों ने सोच लिया है ना थोड़ा, आ रहा है समझ में? फ्यूचर रेफरेंस, है ना? और एविडेंस फॉर ऑडिटर, एविडेंस फॉर ऑडिटर्स वर्क, मतलब ऑडिटर ने अच्छा काम किया कि नहीं किया, इसकी भी तो चेकिंग हो सकती है ना कल को, कि भैया तुमने क्या अच्छे से काम किया। तो वो बोलेगा देखो ये था मेरा ऑडिट प्रोग्राम, है ना? आप सवाल मत करना। हाँ, पॉइंट समझ में आ रहा है गाइस? ऐसा बोलेगा ऑडिटर।
कि देखो ऐसे मैंने बनाया था ऑडिट प्रोग्राम, रीड कर लो इसको। आपको याद साइड हेडिंग करनी है, एक्सप्लेनेशन मन से लिखोगे, एक आध वर्ड खींच लेना, अच्छा जाएगा आंसर। ठीक, बिल्कुल। देखो ना, तुम लोग समझ गए हो उसको, तो फायदे तो इसके कुछ भी हो सकते हैं। हम लोग इसके बुक के पॉइंट से क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि सजेस्टेड आंसर उसको मिलेगा ना। बाकी देखो, तुम अगर ऑडिट प्रोग्राम को समझ गए हो तो तुम उसका मेंटल एनालिसिस जितना करना चाहते हो उतना कर सकते हो। बड़े फायदे हैं इसके। और ये तो कुछ नहीं है, ये 5-6 फायदे जो बता रहा है, ये क्या बता देगा, मतलब सोच करके देखो ना। ठीक है, कोई असिस्टेंट अगर बीच में चला जाता है तो वर्क वहीं से आगे कैरी आउट करना है, तो उसकी प्रोग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है? तुम अगर इसकी लिस्ट बनाने जाओगे तो 25-30 बनते ही चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिकल ऑडिट से रिलेट करेंगे ना। अब ये तो पर्टिकुलर ऑथर ओपिनियन हो गया ना, क्योंकि लॉ नहीं है ना, कोई सेक्शन नहीं है कि भैया इसमें ये 4 बातें हैं बस। आ रहा है सामने? तो इस तो ओपन हो जाता है ये। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, वही तो मैंने बताया ना, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स वाला जो पॉइंट था वो तो वही था, है ना। उसके एक्सप्लेनेशन में ये वाली बातें आएंगी जो तुम बोल रहे हो। कंप्लीशन, नो ओवरलुकिंग ऑफ एरियाज, है ना, प्रॉपर कंप्लीशन, टाइमली कंप्लीशन लिख लो, है ना, सेविंग ऑफ टाइम, ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो सीधे सीधे हिट कर जाएगा। मतलब या तो पॉइंट्स आपके बुकिश हो या इतने सिंपल हो कि सीधे सीधे एग्जामिनर को समझ आ जाए। आ रहा है समझ में? ठीक है। ठीक है गाइस, लेकिन अब कुछ डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है? देखो, मैकेनिकल हो जाएगा काम। मतलब असिस्टेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि भैया मैं समझ नहीं रहा हूं, बस मैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जा रहा हूं, तो मशीन हो गया ना यार मैं तो। कौन समझ में आ रहा है? प्रोग्राम रिजिड और इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा, तो अगर मान लो कोई नए एरियाज हैं तो वो हो सकता है कि मिस हो जाए। हेलो हेलो हेलो, है ना। ठीक है। फिर इनएफिशिएंट अगर कोई असिस्टेंट है तो उनके लिए तो अच्छा सा शेल्टर हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि भैया अच्छा है ना उनके लिए, कि भैया आप फिर बाइफरकेट कैसे करोगे कि कौन एक्चुअली में अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि इनिशिएटिव तो लेने का आपने दिया नहीं। तो जो मैकेनिकल है वो ज्यादा अच्छा कर जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वही वाली बात है। और हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल द इनिशिएटिव मैंने जो हाईलाइट किया वो आपकी साइड हेडिंग है। ठीक है, और है क्या? नहीं। वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल 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 वैलिड पॉइंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये सब एक्स्ट्रा, मतलब इतने, देखो मेरी बात सुनिए, जो ये बुक पे लिखे हैं ना, इतने तुमको इसलिए लिखना है क्योंकि ये मार्क्स दिलाएंगे तुमको। अब तुमको एक्स्ट्रा जितने भी लिखने हैं वो ऑब्वियस सी बात है, वो तुम मुझसे पूछते जा रहे हो, मैं तुमको बताते जा रहा हूँ कि हाँ वो सही है या गलत है थोड़े से, है ना, और उनको लिखना है तो तुम लिख सकते हो। लेकिन सब्स्टिट्यूट मत करना, एडिशनल पॉइंट्स ही लिखना, है ना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी सही हो तुम, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब तुम ये पॉइंट्स बना पा रहे हो ना डिसएडवांटेज के, तो आई एम हैप्पी। क्यों? क्योंकि भैया तुम्हें समझ आ गया है, तुम एक्चुअली में सोच पा रहे हो कि भैया देखो इसके तो बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, ये भी प्रॉब्लम है इसके साथ, तो ये भी प्रॉब्लम है। दिस इज गिविंग मी सेटिस्फेक्शन कि तुम्हें टॉप पॉइंट समझ में आ गया। क्लियर है बेटा? ठीक है।
चलो अब हो गया। तो some disadvantages are also there in the use of audit program, but most of these can be removed by following some concrete steps. All these disadvantages may be eliminated by imaginative supervision, है ना। तो इनमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है, जिसकी बात कैसे होती है असिस्टेंट से, और समझो किस तरीके से उसको मैनेज कर रहा है, सिखा रहा है। तो ये तो केस टू केस बेसिस पे है, पर्सन टू पर्सन बेसिस पे है इनफैक्ट। क्लियर है बेटा, है ना। अब क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट वर्क, डेलीगेशन एंड सुपरविजन ऑफ ऑडिट वर्क। तो अब अपन ने ऑडिट प्रोग्राम बना लिया, इसको स्टोरी की तरह कंसिडर करो, है ना। सबसे पहले अपन क्लाइंट पे गए थे, याद करो, है ना। क्लाइंट के साथ अपन ने तय किया था कि हाँ भैया कैसे क्या ऑडिट होगा, है ना, ठीक है ना। फिर अपन ने ओवरऑल प्लान करा कि यार कैसे ऑडिट करना है, थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस का ध्यान रखा, क्लाइंट सिलेक्शन के बारे में थोड़ा सा देखा, है ना। और उसके बाद फिर अपन ने ऑडिट प्लान बनाया, फिर अपन ने ऑडिट प्रोग्राम बनाया। अब यहाँ पर बीच में एक चीज बहुत बड़ी स्किप हुई है, वो है इंटरनल कंट्रोल। तो वो आगे डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ठीक है, उसको इंडिपेंडेंट पैच की तरह अपन पढ़ सकते हैं, फिर उसको रिलेट कर लेना ओवरऑल से, है ना। तो अब अपन ने ऑडिट प्रोग्राम बना लिया। अब ऑडिट प्रोग्राम बना लिया मतलब कि अपन ने असिस्टेंट सिलेक्ट कर लिए, अपन ने ये तय कर लिया कि ऑडिट पे कौन कौन जाएगा, समझ रहे। अपन ने सिलेक्ट कर लिया, ऑडिट प्रोग्राम बना लिया, दे दिया। अब एक दिक्कत है बहुत बड़ी, वो क्या है कि भैया ये असिस्टेंट जाएंगे वर्क करने, वर्क करके आएंगे। अब जिम्मेदारी तो ऑडिटर की है ना भाई, समझ रहे हो। देखो समझो, एक रैंडम अगर मैं बोलूं तो 100 चीजें चेक करनी थी, 100 की 100 ऑडिटर ने चेक तो नहीं करी ना। ऑडिटर ने आकर के, मेन ऑडिटर ने हो सकता है 5 चीजें देखी हैं, अब बाकी काम वो असिस्टेंट्स के थ्रू कर रहा है, तो 95 चीजें जो हैं वो असिस्टेंट्स ने देखी। अब असिस्टेंट तो कुछ ऐसे हैं कि भैया जिनकी जिम्मेदारी है नहीं, पॉइंट समझ आ रहा है, तो किसी ने भी इधर उधर करके चेकिंग कर दी। तो ये ऑडिटर का टैक्ट है कि असिस्टेंट ने अगर कोई गोची मारी है, आ रहा है समझ, ठीक है, या अगर मान लो कि कुछ उसने ऐसे लिख दिया है या अच्छे से उसने ऑडिट नहीं किया है, तो वो जो मेन ऑडिटर है वो कैसे पता लगा ले, या सुपरवाइजर। तो सुपरविजन एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि अगर मान लो कि तुमने असिस्टेंट का वर्क एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया और अगर को कुछ गड़बड़ निकली, तो डंडा किसके सर पे पड़ेगा, मेन ऑडिटर। गाइस अब वो सिचुएशन क्लियर हुई कि सुपरविजन कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो क्या बोल रहे हो, क्वालिटी कंट्रोल फॉर वर्क, डेलीगेशन एंड सुपरविजन। तो कह रहा देखो बहुत सारा काम जो है वो ऑडिटर असिस्टेंट को दे देते हैं, है ना। द ऑडिटर शुड केयरफुली सुपरवाइज एंड रिव्यू द वर्क डेलीगेटेड टू द असिस्टेंट्स, है ना। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन reasonable assurance that work performed by other auditor or experts is adequate for its purpose. ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद करो शुरू में अपन ने देखा था जो उसने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है क्वालिटी कंट्रोल पे। तो क्या कह रहा है, ऑडिट इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ पीपल एट डिफरेंट लेवल। As we observed in the preparation and development of audit program, the auditor would naturally have to depend upon number of technical experts as well, है ना। तो ऑडिटर को किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, नंबर ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स पे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ऑडिट, द ऑडिटर इज लाइकली टू यूज द वर्क परफॉर्म बाय अदर ऑडिटर्स ऑल्सो। क्या बोल रहे हो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क द ऑडिटर इज ऑल्सो लाइकली टू यूज द वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर ऑडिटर्स ऑल्सो। 600 की सीरीज, ऐसे 600 अदर ऑडिटर, 610 इंटरनल ऑडिटर, 620 एक्सपर्ट। क्लियर है। तो कह रहा है ऑडिट के दौरान आपको दूसरे लोगों का भी वर्क यूज करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एट द एंगेजमेंट लेवल दैट प्रोवाइड द ऑडिटर विद रीजनेबल एश्योरेंस। किस बात का, कि ऑडिटर कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स और ऑडिटर रिपोर्ट इशूड इज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। इन लोगों ने ना कुछ नहीं किया, मतलब एक्चुअली में ये कायदे से 2 पेज का डिस्कशन होना था, बहुत सारे लेवल पर इन लोगों ने एक पैराग्राफ दे करके इससे हाथ खींच लिए। पॉइंट पता क्या है, पॉइंट ये है कि 2 चीजें हैं, समझ आ रहा है। इन लोगों ने
एक तो एरिया ही छोड़ दिया पूरा, जो असिस्टेंट्स वाला एरिया रहता है जो मैंने एक्चुअली तुम लोगों को बताया, वो पूरा छोड़ दिया इन लोगों ने। और वो दूसरे ऑडिटर्स की भी कोई खास बात ही नहीं थी। देखो पॉइंट ये है कि साइन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है ना, सारी जिम्मेदारी वो अपने सर पे ले रहा है। हेलो हेलो हेलो, समझ आ रहा है? तो भाई जो साइन कर रहा है वो जिम्मेदारी ले रहा है पूरी, है ना? तो अब जो साइन कर रहा है जिम्मेदारी ले रहा है और दूसरे लोग वर्क करके उसको दे रहे हैं। अब क्या है, वो एज इट इज एक्सेप्ट कर ले तो फंस सकता है। ठीक है ना? अगर मान लो एज इट इज एक्सेप्ट कर ले तो क्या हो सकता है, फंस सकता है ना कि वर्क ही अच्छे से नहीं हुआ भाई। समझ आ रहा है? कल को भैया थोड़ी बोलेगा कि अरे एक्सपर्ट ने ढंग से नहीं किया, सॉरी सॉरी। पॉइंट समझ आ रहा है? तो भैया तुम्हारी जिम्मेदारी थी सुपरविजन करने की। तो पॉइंट ये है कि उसको इसकी प्रोफेशनल केयर रखनी पड़ेगी कि जिन लोगों ने उसके बिहाफ पे वर्क किया उन लोगों ने अच्छे से किया कि नहीं। हेलो हेलो हेलो, बोलो, समझ आया? समझ आए? तो वो हाँ, लेकिन उसकी भी तो डिटेलिंग नहीं करी ना, मतलब खत्म ही तो कर दिया यहाँ पर। उन लोगों ने नाम तक यूज नहीं किए, सिर्फ नंबर ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स एज वेल। समझ आ रहा है? बस इतना समझ आ रहा है? तो मतलब अब क्या निकालना, बिल्कुल ही एकदम ही ओवर वाला डिस्कशन है और रिलेट भी तो हो डायरेक्ट। बस उसने ऑडिट प्रोग्राम की बात की तो उसको लगा कि ये भी कर लेना चाहिए, लेकिन जब उसका एक्सप्लेनेशन निकलेगा तो अदर एक्सपर्ट पे पहुंच गया। तो ये मतलब बहुत बीच में एकदम से सडनली आ गया ये, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है। ठीक है ना? चलो ठीक है, रिलेट तो कोई भी चीज हो ही जाएगी ऑडिट में। खैर वो दो बात बोल रहा है कि भाई मेरी रिपोर्ट सही जानी चाहिए, वर्क किसी ने भी किया हो, मेरे मेरे सर पे सुपरविजन का जिम्मा है। ये अपन पढ़ भी लेंगे अलग से, कोई दिक्कत नहीं। फिर है ऑडिट प्लानिंग एंड मटीरियलिटी। ऑडिट प्लानिंग एंड मटीरियलिटी, है ना? क्या बोल रहा है देखो। ओह माय गॉड, मटीरियलिटी बहुत बड़ा डिस्कशन है वैसे तो। ठीक है ना? तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि पूरा डिस्कशन तो आज पॉसिबल है नहीं, है ना? अब देखो, मटीरियलिटी और मटीरियलिटी लेवल। एज ए जनरल टर्म मटीरियलिटी का क्या मतलब है कि जो बिग आइटम है ना, या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, वो मटेरियल हो गए। तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा आपको जब आप ऑडिट करने जाएंगे। अब बिग आइटम हो सकता है वैल्यू वाइज हो जाए, है ना, और या तो फिर नेचर वाइज हो जाए। इंपॉर्टेंट एरियाज में भी ऐसे ही हो सकता है कि वो नेचर वाइज इंपॉर्टेंट है, यानी अगर ये गड़बड़ हुए तो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं दे रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं अपन। मटीरियलिटी लेवल वर्ड जब भी मैं यूज करूंगा तो मैं जनरली एक अमाउंट रेफर कर रहा हूं। जैसे मान लो मैंने बोला 1,00,000, तो 1,00,000 लेवल है मटीरियलिटी का, मतलब कि इससे लो वाले आइटम, है ना, इमटीरियल है थोड़े, और इससे ऊपर वाले, इससे हाई आइटम, उनमें मतलब कि 1,00,000 से ऊपर के मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, एक तरीके से ये कह लो। ऑडिटर चेक करके आया, बोल रहा सब कुछ ट्रू एंड फेयर है, फिर पता चला 50,000 की कुछ मिस्टेक निकल गई, तो ऑडिटर पे बात नहीं आएगी। मतलब पॉइंट समझो, इतनी बड़ी एंटिटीज होती है ना, जैसे हम मदर डेयरी का करने गए थे, मैंने शायद बताया हो तुम लोगों को, उसकी मटीरियलिटी थी बेटा 28 लाख। समझ रहे हो? 28 लाख मटीरियलिटी थी। इसका मतलब ये था कि अगर 20 लाख का अमाउंट, 20 लाख रुपए से बैलेंस शीट पीएनएल अगर इधर उधर है तो वो इमटीरियल, यानी ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया
ऑडिटर के ऑडिट करने के बाद 20 लाख की मिस्टेक निकल आई कुछ, 20 लाख रुपए के टोटल मिस स्टेटमेंट 20 लाख के निकल के आ गए, तो भी ऑडिटर पे बात नहीं आएगी, क्योंकि 4,000 करोड़ का उसका टर्नओवर है ना भैया। अरे तो 28 लाख रुपए क्या मायने रखता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20-28 लाख में कोई मिस स्टेटेड नहीं हो जाएंगे। गाइस आपको बात समझ में आई मैंने क्या बोली? नहीं, अपन मटेरियलिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसका पूरा है डिस्कशन, डिटर्मिनिंग मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, पूरा आ रहा है समझ में? तो मैं उसका पूरा डिस्कशन करूंगा। अभी मैं बता रहा हूं तुमको कि मटेरियलिटी है क्या चीज, कैसे निकालेंगे वो तो अलग मैटर है, समझ में आ रहा है? ठीक है क्या चीज वो देख लो पहले, कि अपने टोटल एक लेवल है, इसको कोई प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर सकता। मतलब मैं गया हूं तो मैं 28 लाख निकाल रहा हूं, दूसरा ऑडिटर चाहे वो 35 लाख निकाल ले, कोई कुछ कह नहीं सकता। मतलब आ रहा है समझ में? ठीक है ना? ये वो लेवल है कि भैया इससे तक के मैं जो भी अपनी चेकिंग कर रहा हूं वो इस हिसाब से कर रहा हूं कि जब मैं पूरे फाइनेंशियल चेक कर जाऊंगा तो मैं इतना लगभग अराउंड कह पाऊंगा कि भैया देखो ये 25 लाख से ऊपर की मिस्टेक नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये अमाउंट ऑडिटर किसी को डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन उसका वर्क इसी बेस पे तय होता है। समझ में आ रहा है? ऑडिटर रिपोर्ट में सिर्फ ये कहेगा कि भैया देखो मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन वो किसी को ये नहीं बताएगा कि मटेरियलिटी क्या है, ये उसके रिकॉर्ड में रहेगा। कल को अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ, कुछ लफड़ा हुआ, तो फिर ऑब्वियस ही बात है ऑडिटर फिर इन बातों को सामने रखेगा। हेलो हेलो, है ना? तो अपन कल इसका डिस्कशन करेंगे ऐसे 320। हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे हर चीज अपन थोड़ी ना डिस्क्लोज करते हैं, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव फिगर है ना। मैं लोगों को बस इतना बता रहा हूँ कि भैया मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि जो अमाउंट उसने किया है वो भी 100% श्योरिटी नहीं है। देखो 25 लाख के मिस 25 लाख के ऊपर के मिस स्टेटमेंट नहीं होंगे, मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो मैं भी ये बात 100% श्योरिटी से कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि अगर मुझे कोई मिस स्टेटमेंट मिले हैं तो मैंने ठीक करा दिए होंगे ना। मतलब मैं ऐसा थोड़ी कि कुछ मिस स्टेटमेंट छोड़ते जा रहा हूँ, 20-20 लाख के मिस स्टेटमेंट थोड़ी छोड़ता जाऊंगा, या फिर 1-1 लाख के मिस स्टेटमेंट छोड़ता जाऊंगा। टोटल जब 20 लाख हो जाएगा तो मैं रुक जाऊंगा, तो मैं चेक करने लग जाऊंगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हो तुम, कि मैंने जो अपनी चेकिंग की है वो इसके बेस पे की है, बहुत सब्जेक्टिवली डिसाइड किया हुआ आइटम। तो मैं इसको रख दूंगा तो लोग तो बिल्कुल ऐसे समझेंगे कि अच्छा मतलब 20 लाख से ऊपर का हुआ तो ऑडिटर को पकड़ेंगे अपन। समझ रहे हो मेरी बात को? कि इसलिए अपन ऐसे बोल नहीं सकते, मतलब हम खुद ही श्योर नहीं है, इसमें कोई भी चीज श्योर वाली है नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? हाँ मतलब कि ऐसे ही है ये, मतलब गारंटी किसी चीज की नहीं है ऑडिट में, और लेकिन उसके बाद भी ये करना बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है? क्योंकि अगर ऑडिट नहीं होगा तो कोलाहल मच जाएगा, मतलब समझ आ रहा है मार्केट में, ये समझ लो। ठीक है, चलो कल करते हैं इसको बाकी। ठीक है गाइस, चलो बाय बाय। हाँ बेटा, बाय बेटा। हाँ मेरे हिसाब से वो चीज कवर होती जा रही है तुम्हारी इसमें, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स है ना, मैं देख रहा हूँ एक एक स्टैंडर्ड की जो मेन मेन बातें हैं वो ऑलरेडी कवर्ड हैं यहाँ पर। समझ आ रहा है? तो चांसेस यही हैं कि वो उसका यूसेज आपको बहुत मिनिमल होएगा। हम एक बार इसको करके और पुराने पेपर्स देखेंगे कि हम कितने सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको करवा सकता हूँ, लेकिन हमको अभी एग्जाम की नीड देखनी पड़ेगी। मतलब 7 सब्जेक्ट मैनेज करने ना, बाकी देखो समझो, अगर तुम्हें करना है तो मैं तो कराता ही रहूंगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना? ऐसा नहीं है कि रेलेवेंस बिल्कुल नहीं है, वो ऑलरेडी कवर हो रहा है दूसरे टॉपिक्स में। समझ रहा है? तो स्टैंडर्ड्स की मेरे पास एक समरी है ना, मैं वो कर दूंगा, और चार्ट्स वगैरह हैं तो वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो स्टैंडर्ड्स में सारे आपको वैसे भी
करवा ही दूंगा, तो चिंता मत करना। ठीक है बेटा, है ना? हाँ।